सीतापुर एक ऐसा गांव था जहां की सुबह चिड़ियों की चहचहाट और फूलों की महक के साथ होती थी। यहाँ के लोग सादगी पसंद थे और एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार बनते थे। इसी गांव के एक छोटे से कच्चे मकान में भोला अपनी पत्नी सावित्री और अपनी 9 साल की बेटी चिंकी के साथ रहता था। भोला पेशे से एक किसान था। वो अपनी छोटी सी जमीन पर दिन रात पसीना बहाता, तब जाकर उसके परिवार का गुजारा होता था। जीवन कठिन था, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा संतोष की मुस्कान रहती थी। अरे सावित्री, तुम कितनी देर लगा रही हो? सूरज सिर पर आ गया है और मेरा खाना अभी तक तैयार नहीं हुआ। जल्दी से पोटली बांधो, मुझे खेत पर पहुंचने में पहले ही बहुत देर हो रही है। और सुनो, हमारी चिंकी भी सोकर उठी है या नहीं, उसे जरा देख लेना। स्कूल जाने का समय हो रहा है। तुम जानती हो ना, आजकल काम का बोझ ज्यादा है। जरा हाथ जल्दी चलाओ राधिका। ये लीजिए, मैंने आपका खाना तैयार कर दिया है। इतनी हड़बड़ी क्यों कर रहे हैं? आज मैंने आपकी मनपसंद मसालेदार गोभी की सब्जी बनाई है। अब खेत पर जाकर ये मत कहना कि मैं आपकी पसंद का ख्याल नहीं रखती। और रही बात चिंकी की, तो वो अभी उठ गई है और तैयार हो रही है। आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे समय पर स्कूल भेज दूंगी। आप शांति से जाइए और खाना समय पर खा लीजिएगा। वाह सावित्री वाह, गोभी की सब्जी, इसकी खुशबू तो यहीं से ही मेरी भूख बढ़ा रही है। तुमने तो आज मेरा दिन बना दिया सावित्री। सच कहता हूँ, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। चलो ठीक है, अब मैं निकलता हूँ। मुझे वैसे भी काफी देर हो चुकी है। चिंकी को मेरा प्यार देना और कहना कि शाम को आते समय मैं उसके लिए कुछ लेते आऊंगा। अपना और घर का ध्यान रखना। मैं अब बिना देर किए खेत की ओर जा रहा हूँ। भोला कुदाल कंधे पर रखकर अपने खेत की ओर निकल जाता है। रास्ते में भोला को उसके 2 दोस्त मंगल और बंसी मिल जाते हैं। वे दोनों सड़क किनारे खड़े होकर गंभीर चर्चा कर रहे थे। अरे भोला भाई, राम राम। आज खेत पर जाने के लिए काफी देर हो गई लगता है। क्या बात है? आज भाभी ने खाना देर से बनाया था या फिर आज काम पर जाने का मन नहीं था? हमें तो लगा कि तुम बहुत पहले ही निकल चुके होंगे। तुम्हारे बिना तो हमारी सुबह की बैठक भी सुनी लग रही थी। तुम तो हमेशा समय के पक्के रहे हो। आज ऐसा क्या हो गया जो सूरज इतना ऊपर चढ़ाया और तुम अब दिखाई दे रहे हो? हाँ भाई मंगल, तुम बिल्कुल सही समझे। आज थोड़ी देर हो गई, लेकिन तुम दोनों यहाँ खड़े होकर क्या खिचड़ी पका रहे हो? तुम्हें आज काम धाम पर नहीं जाना है क्या? या फिर तुम दोनों ने आज छुट्टी मनाने का फैसला कर लिया है? मुझे तुम्हारे चेहरों पर थोड़ी चिंता दिखाई दे रही है। आखिर माजरा क्या है? गांव की कोई नई खबर है या फिर किसी की बुराई कर रहे हो? मुझे भी तो बताओ। नहीं नहीं भोला, मजाक की बात नहीं है। हमें काम पर तो जाना है, लेकिन हम एक बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे थे। हमें खबर मिली है कि इस बार गांव में कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। मौसम विभाग और बड़े बुजुर्गों का कहना है कि इस बार ऐसी सर्दी गिरेगी जो पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ देगी। हम बस यही सोच रहे थे कि इस बार ठंड से कैसे बचा जाए। गरीब आदमी के लिए तो मौसम की मार सबसे बुरी होती है। अरे भाई, ठंड तो हर साल गिरती है। इसमें इतना घबराने और चिंता करने वाली कौन सी बात है? कहीं तुम दोनों इस बात के लिए तो परेशान नहीं हो रहे कि तुम्हें इस ठंड में भी नहाना पड़ेगा? तुम दोनों की तो पुरानी आदत है, ठंड आते ही पानी से दुश्मनी कर लेते हो। अरे चिंता छोड़ो, जैसे हर साल निकल जाता है वैसे ही ये साल भी निकल जाएगा। तुम दोनों नाहक ही परेशान हो रहे हो। अरे नहीं भोला भाई, तुम हंस रहे हो, लेकिन बात बहुत गंभीर है। इस बार हमें सुनने में आया है कि गांव में खून जमा देने वाली शीत लहर चलेगी। तुम्हें याद है ना, पिछले वर्ष ठंड के कारण हमारे गांव के 6 लोगों की जान चली गई थी। इस बार तो हालात और भी बुरे होने वाले हैं। अगर हमने पहले से कोई इंतजाम नहीं किया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये कोई सामान्य सर्दी नहीं होगी भाई, ये जानलेवा हो सकती है। हाँ भोला, और सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम नए और मोटे कंबल या रजाई खरीद सकें। पिछली सर्दी हमने फटे पुराने कपड़ों में ठिठुरते हुए बिताई थी। मुझे तो बस अपने बच्चों की चिंता है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा? पता नहीं,
इस बार ईश्वर हमारे साथ क्या करने वाला है। मुझे तो अभी से ही बहुत डर लग रहा है भाई। तुम्हारी बातें सुनकर अब मुझे भी थोड़ी चिंता हो रही है। अगर सच में इतनी ठंड गिरने वाली है तो ये चिंता का विषय है। खैर, अभी तो इस समस्या का कोई तुरंत समाधान मेरे पास भी नहीं है, लेकिन हम इसके बारे में सोचेंगे। अभी मैं खेत पर चलता हूँ, मुझे बहुत काम है और पहले ही काफी देर हो चुकी है। शाम को मिलते हैं, तब शायद कोई रास्ता निकल आए। इतना बोलकर भोला खेत की ओर तेजी से निकल जाता है। खेत पहुंचकर भोला काम पर लग जाता है, खूब मेहनत करता है। काम करते करते भोला थक जाता है। फिर वह आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। भोला के दिमाग में दोस्तों की बातें गूंज रही थीं। तभी उसे एक तरकीब सूझती है। मंगल और बंसी कह रहे थे कि इस बार बहुत ज्यादा ठंड गिरने वाली है। अगर ऐसा हुआ तो सारे गांव का हाल बेहाल हो जाएगा। लोग ठंड से बचने के लिए कुछ भी करेंगे। हम क्यों ना? मैं इस मौके का फायदा उठाऊं। अगर मैं अभी से जंगल से सूखी लकड़ियां काट काट कर जमा कर लूं, तो जब कड़ाके की सर्दी गिरेगी तब मैं उन्हें मनचाही कीमतों पर बेच सकूंगा। हाँ, ये उपाय एकदम सही है। अगर ये सफल हुआ तो मेरे पास बहुत सारा धन इकट्ठा हो जाएगा और फिर शायद मेरी और मेरे परिवार की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाए। भोला तुरंत कुदाल छोड़कर घर की ओर वापस दौड़ पड़ता है। भोला को इतनी जल्दी वापस आया देख सावित्री हैरान हो जाती है। अरे क्या बात है, आप आज खेत से इतनी जल्दी कैसे लौट आए? अभी तो आप गए थे। कोई समस्या हो गई क्या? या फिर आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही? देखिए, मुझे डराइए मत। क्या हुआ है? और आपके चेहरे पर ये कैसी अजीब सी मुस्कान है? सब ठीक तो है ना? चिंकी अभी स्कूल गई है। आप बताइए क्या बात है? अरे नहीं सावित्री, डरने की कोई बात नहीं है, बल्कि खुश हो जाओ। जब मैं खेत पर जा रहा था तब मंगल और बंसी से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि इस बार गांव में भयंकर ठंड गिरने वाली है। बस उसी बात को सुनकर मेरे दिमाग में एक जबरदस्त योजना आई है। मैं सोच रहा हूँ कि जंगल से ढेर सारी सूखी लकड़ियां काटकर अभी से इकट्ठा कर लूं, और जब गांव में खून जमा देने वाली ठंड गिरेगी तब मैं उन्हें बेचकर बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। सच्ची, आपकी बात तो बिल्कुल पते की है। हम ये कर सकते हैं। मानना पड़ेगा भोला जी, आपका दिमाग तो बहुत तेज चलता है। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन अगर ये योजना काम कर दे तो हमारे दिन फिर सकते हैं। फिर हम अपनी चिंकी के लिए अच्छे कपड़े और खिलौने भी ले सकेंगे। वो कब से एक नई गुड़िया मांग रही है। हाँ हाँ, सब आएगा, लेकिन मेरी बात कान खोल कर सुन लो सावित्री। अब मैं जंगल से लकड़ियां काटने के लिए जा रहा हूँ। तुम यह बात किसी को भी मत बताना, ना पड़ोसियों को, ना अपनी सहेलियों को। अगर किसी को भनक लग गई तो वे भी लकड़ियां काटना शुरू कर देंगे और हमारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। ये बात सिर्फ हमारे घर के भीतर रहनी चाहिए। अरे आप बेफिक्र रहने जी, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। मेरे पेट में बात वैसे ही पचती है जैसे खाना। आप बस अपने काम पर ध्यान दीजिए, मैं घर संभाल लूंगी। जाइए और ढेर सारी लकड़ियां लेकर आइए। आज से ही हमारे अच्छे दिनों की शुरुआत होगी। दोनों हंसने लगते हैं और भोला कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की ओर चल पड़ता है। जंगल में भोला लकड़ियां काटने पहुंच जाता है। वहां उसे बहुत सारी सूखी लकड़ियां मिल जाती हैं। वाह, यहाँ तो बहुत सारे सूखे पेड़ हैं। किस्मत मेरे साथ है। अब मैं जल्दी जल्दी लकड़ियां काटना शुरू करता हूँ। जितनी ज्यादा लकड़ी उतना ज्यादा पैसा। इस बार की सर्दी मुझे अमीर बनाकर जाएगी। वहीं पास में गांव की दो औरतें चंपा और कमली घास काटने जंगल आई थीं। एक पेड़ के नीचे बैठकर आपस में बातें कर रही थीं। अरे कमली, क्या तूने सुना? लोग कह रहे हैं कि इस बार जंगल में और गांव में कड़ाके की ठंड गिरने वाली है। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। मेरे पास तो ढंग के गर्म कपड़े भी नहीं है। तुझे तो पता ही है ठंड में हाथ पैर कैसे सुन्न हो जाते हैं। अरे चंपा, तू क्यों चिंता कर रही है? तू तो वैसे भी गर्मी में 4 दिन में एक बार नहाती है, और जब ठंड आती है तो तू महीने में एक बार शक्ल दिखाती है पानी को। तेरे ऊपर तो मैल की इतनी परत है कि ठंड तुझे छू भी नहीं पाएगी। तुझे तो स्वेटर की जरूरत ही नहीं है। चल चल, ज्यादा बकवास मत कर।
जैसे कि तू रोज गुलाब जल से नहाती है। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि दूसरों का मजाक उड़ाने से पहले खुद को देख लेना चाहिए। भले ही मैं कम नहाती हूँ, लेकिन मैं फिर भी तुझसे ज्यादा चमकती हूँ। यकीन ना हो तो किसी से भी पूछ लेना, तू बस मुझसे जलती है। चमकती तो तू है, लेकिन तेरे पास आने के लिए नाक बंद करनी पड़ती है। अरे मजाक कर रही हूँ पगली, पर सच में अगर इतनी ठंड पड़ी तो हम सब की हालत खराब होने वाली है। बस यही दुआ करो कि हम गरीबों का कोई सहारा बन जाए, वरना तो हमारी कुल्फी जम जाएगी। सही कहा तूने, बचने का तो बस एक ही उपाय है, घर में दुबके रहो और आग तापते रहो। चलो अब काम खत्म करते हैं, वरना घर पर सास के ताने सुनने पड़ेंगे। दिन बीतते गए। भोला अपनी योजना को साकार करने में पूरी तरह से जुट गया था। वो हर रोज सुबह जल्दी उठता, कुल्हाड़ी उठाता और जंगल की ओर निकल जाता। उसकी मेहनत रंग ला रही थी। गांव वालों की नजरों से बचकर उसने अपने घर के पीछे सूखी लकड़ियों का एक बड़ा पहाड़ खड़ा कर दिया था। सावित्री ने भी भोला का पूरा साथ दिया। घर के काम निपटाकर वह लकड़ियों को व्यवस्थित करने में उसकी मदद करती थी। भोला के चेहरे पर अब सिर्फ धनवान बनने का सपना दिखाई देता था। एक सुबह जब भोला कुल्हाड़ी लेकर जंगल जा रहा था, तभी मंगल और बंसी उसे रास्ते में रोक लेते हैं। अरे भोला भाई, कहाँ जा रहे हो? तुम इन दिनों हर रोज इतनी ढेर सारी सूखी लकड़ियां काट कर क्यों ला रहे हो? जब हम तुमसे पूछते हैं तो तुम कहते हो कि खेत पर काम है, पर हमने देखा है तुम खेत की तरफ कम और जंगल की तरफ ज्यादा नजर आते हो। हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या तुम कोई नई योजना बना रहे हो? अगर कोई बात है तो हमें बताओ, हम तुम्हारे दोस्त हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अकेले ही कोई बड़ा फायदा उठाना चाहते हो? अरे भाई, तुम तो जानते ही हो कि मेरी पत्नी सावित्री को खाना बनाने का कितना शौक है। वो हर रोज तरह तरह के पकवान बनाती है, कभी दाल बाटी, कभी मीठे व्यंजन। इन सब चीजों को पकाने के लिए चूल्हा जलाने में काफी सारी लकड़ियां लग जाती हैं। इसीलिए मुझे हर रोज जंगल जाना पड़ता है ताकि रसोई में ईंधन की कमी ना हो जाए। ये सब उसके खाने के शौक के कारण है, और कोई बात नहीं है। लेकिन भोला भाई, हमें तो यह पहली बार पता लगा कि भाभी सावित्री खाना बनाने की इतनी शौकीन है। पहले तो हमने ऐसा कभी नहीं सुना। हम तुम्हारे पड़ोसी हैं, लेकिन हमने कभी तुम्हारे घर से रोजाना इतने पकवानों की खुशबू नहीं महसूस की। तुम्हारा जवाब कुछ हजम नहीं हो रहा। हमें लगता है कि तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो। लेकिन ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो सही ही होगा, पर हमें तुम्हारी बातें सुनकर कुछ अजीब लग रहा है। अरे छोड़ो भी, तुम लोग बस फालतू की बातों पर ध्यान देते हो। सावित्री अब नई नई रेसिपी सीख रही है, इसलिए लकड़ियां ज्यादा लग रही हैं। अब मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। मुझे आज बहुत सारा काम निपटाना है। तुम दोनों भी अपने काम पर ध्यान दो और ये बेमतलब की बातें करना बंद करो। शाम को फुर्सत में मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम। मंगल और बंसी को भोला की बात सुनकर कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन उन्होंने इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वे आगे बढ़ गए। कुछ दिन इसी तरह बीत गए। भोला रोज जंगल जाता और सूखी लकड़ियां काट कर लाता, और जैसा कि दोस्तों ने बताया था, कुछ ही दिन बाद गांव में कड़ाके की ठंड गिरना भी शुरू हो गई थी। भोला को पता था कि यह सही समय है। उसने तुरंत अपने घर के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगा दिया, जिस पर साफ साफ लिखा था, सर्वोत्तम सूखी लकड़ियां उपलब्ध हैं। 1 किलो लकड़ी की कीमत 50 रुपए। गांव वालों की नजर उस बोर्ड पर पड़ती है और उन्हें भोला की सारी चतुराई का पता चल जाता है। शांता बहन, क्या तुमने भोला के घर के बाहर वो बोर्ड देखा? 1 किलो लकड़ी की कीमत पूरे 50 रुपए लिखी है। भोला ने कितनी चतुराई दिखाई है। वो जंगल से बिना किसी मेहनत के मुफ्त में लकड़ियां काट कर लाया और अब हमें 50 रुपए किलो बेच रहा है। ये तो सरासर गरीबों को लूटना है। मैंने सोचा था कि वो हमारा भला करेगा, लेकिन ये तो बड़ा धूर्त निकला। हाँ बहन, तुमने बिल्कुल सही कहा। मुझे तो तभी उस पर शक हो गया था जब मैंने उसे हर रोज कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाते देखा था। हमने पूछा भी था कि तुम इतनी सारी लकड़ियों का क्या करोगे? तब वो हर रोज कुछ न कुछ बहाने बना दिया करता था। हमें तभी समझ जाना चाहिए था कि उसकी नीयत ठीक नहीं है।
हमें ये नहीं पता था कि वो ऐसा घिनौना काम कर सकता है। इस ठंड में कौन 50 रुपए किलो लकड़ी खरीदेगा? वहीं मंगल और बंसी गांव के चौपाल पर बैठकर बातें कर रहे थे। अरे अब इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? भोला से 50 रुपए किलो लकड़ी खरीदने से बढ़िया है कि हम सभी कल सुबह जंगल जाएंगे। हम भी सूखी लकड़ियां काट कर लाएंगे। अगर हम सब एक साथ जाएंगे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों ना हम उसे सबक सिखाएं और उसका ये व्यापार चौपट कर दें। हमें उसकी इस लूट को सफल नहीं होने देना चाहिए। हाँ भाई, मंगल बिल्कुल सही कह रहा है। हम कल सुबह ही इकट्ठा होते हैं और भोला की तरह ही लकड़ियां जमा करते हैं। भोला ने अपने स्वार्थ के लिए हमें धोखा दिया है। अब हम उसे बताएंगे कि गांव वाले क्या कर सकते हैं। 50 रुपए किलो हद है। अब हमें एकजुट होना पड़ेगा। गांव के सभी लोगों ने फैसल किया कि वह सब अगले दिन से जंगल जाकर लकड़ियां काट कर लाएंगे ताकि उन्हें ठंड बढ़ने पर भोला से लकड़ियां नहीं खरीदना पड़े। यह बात जब भोला को पता चलती है तो वह चिंता में पड़ जाता है। उसकी पूरी योजना पर पानी फिरता हुआ दिखाई दे रहा था। अरे सावित्री, तुमने सुना? गांव के लोग कल सुबह ही सूखी लकड़ियां काटने के लिए जंगल जा रहे हैं। अगर वे सब अपने लिए लकड़ियां काट लेंगे तो हमसे कोई भी लकड़ी नहीं खरीदेगा और मेरी सारी मेहनत जो मैंने इतने दिनों तक की है वो सब बेकार हो जाएगी। हमने इतना बड़ा भंडार बनाया, सब पर पानी फिर जाएगा। अब क्या करें? मेरी सारी उम्मीदें टूट जाएंगी। हाँ जी, मैंने भी सुना है। आपने बिल्कुल सही कहा। काश कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि कल गांव वाले लकड़ियां काटने जंगल जा ही ना पाए। शायद ईश्वर हमारी मेहनत को बचा ले। हमें अब सिर्फ ऊपर वाले पर ही भरोसा रखना चाहिए। आप हिम्मत मत हारिए। हर मुश्किल का कोई ना कोई हल जरूर निकलता है। अब हम सिर्फ ऊपर वाले के भरोसे ही रह सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह व्यापार सफल नहीं हो पाएगा और हमें फिर से गरीबी में ही जीना पड़ेगा। मुझे तो अभी से ही बहुत डर लग रहा है। इतनी ठंड में अगर पैसा नहीं कमाया तो चिंकी को गर्म कपड़े कैसे दिलाऊंगा? रात गहरी हो चुकी थी। ठंड के साथ साथ आसमान में काले बादल छाने लगते हैं और कुछ ही देर में बहुत तेज बारिश होने लगती है। बारिश की बूंदें इतनी ठंडी थीं कि लग रहा था मानो पत्थर गिर रहे हों। बारिश के साथ साथ ठंड भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बारिश गिरने के कारण गांव के सारे पेड़ पौधे और जंगल की लकड़ियां गीली हो जाती हैं, जिससे अब जंगल में एक भी सूखी लकड़ी नहीं बचती जो आग जलाने लायक हो। सुबह होने तक बारिश रुक जाती है। अजी देखिए, लगता है ऊपर वाले ने सच में हमारी सुन ली। रात को इतनी तेज बारिश हुई, अब जंगल के सारे पेड़ पौधे गीले हो गए होंगे और अब तो सूखी लकड़ियां भी जलने लायक नहीं बची होंगी। ईश्वर ने हमारी मेहनत को बचा लिया। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। गांव वालों ने अपने आप को बहुत ही बुद्धिमान समझा था कि वे मेरी योजना को विफल कर देंगे, लेकिन उनकी सारी बुद्धिमानी धूल में मिलकर रह गई और अब मैं लकड़ियां 50 रुपए किलो बेचने के बजाय अब मैं 100 रुपए किलो बेचूंगा। ये ऊपर वाले का इशारा है कि मुझे इस मौके को पूरी तरह भुनाना चाहिए। रात की बारिश भोला के लिए एक चमत्कार थी जिसने उसकी मेहनत को बचा लिया था, लेकिन इस चमत्कार ने भोला के मन में लालच का बीज और भी गहरा बो दिया। वो भूल गया था कि ईश्वर ने उसकी मदद इसलिए की थी ताकि वह ईमानदारी से कमाए, न कि लोगों को लूटने के लिए। उसकी पत्नी सावित्री को यह बदलाव बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। नहीं, आप 100 रुपए किलो लकड़ियां मत बेचिए। अगर हम 100 रुपए किलो लकड़ियां बेचेंगे तो ये सीधे सीधे गांव वालों को लूटना हो जाएगा। ऊपर वाले ने आपकी मेहनत को बचाने के लिए रात में बारिश करवाई और अब आप इसका गलत फायदा ना उठाएं। मेरी आपसे विनती है कि आप लकड़ियों का दाम 50 रुपए किलो ही रखें, जिसमें हमें अच्छा मुनाफा हो रहा है। इतना ज्यादा लालच ठीक नहीं है, यह हमें बर्बाद कर सकता है। मैं लकड़ियों का दाम 50 रुपए किलो ही रखता, लेकिन गांव वालों ने अपनी चतुराई दिखाकर अच्छा नहीं किया। उन्होंने मेरी योजना को चौपट करने की कोशिश की थी और रात को जो बारिश हुई है वो ऊपर वाले का संदेश था कि गांव वालों को सबक सिखाया जाए। इसीलिए मुझे तुम्हारी राय की कोई जरूरत नहीं है।
इस समय गांव वालों के पास कोई और रास्ता नहीं है। मैं लकड़ियां ना 100 रुपए किलो ही बेचूंगा। आप ये क्या कह रहे हैं? आप भूल रहे हैं कि हम इसी गांव के हैं। अगर आप लोगों पर इतना अत्याचार करेंगे तो ईश्वर आपको माफ नहीं करेगा। हमें पैसे कमाने के साथ साथ पुण्य भी कमाना चाहिए। अभी भी मौका है, मेरी बात मान लीजिए और कीमत कम कर दीजिए ताकि सभी इस जानलेवा ठंड से बच सके और हमारा भी थोड़ा मुनाफा हो जाए। आपका ये लालच आपको बहुत भारी पड़ने वाला है। बस मेरे दिन इतने भी कमजोर नहीं है कि मैं तुम्हारी बातें सुनूं। तुम कौन होती हो मुझे समझाने वाली? मैं जितना बोलता हूं बस तुम उतना ही करो। तुम्हें अपना दिमाग चलाने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। यह मेरा व्यापार है और मैं जानता हूं कि इसे कैसे चलाना है। अब ये बात यहीं खत्म करो। अपने पति की ऐसी कड़वी और क्रोधजनक बातें सुनकर सावित्री इसके आगे कुछ भी नहीं बोल पाती है। वो मन ही मन यह समझ जाती है कि विनाश की घड़ी नजदीक है। हरिया बोर्ड को बदलकर 100 रुपए किलो लिख देता है। ठंड बहुत तेजी से बढ़ चुकी थी। गांव वालों के पास आग जलाने के लिए कोई साधन नहीं था और भोला के घर के बाहर 100 रुपए किलो का बोर्ड देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आता है। लेकिन वे लाचार थे क्योंकि आग ही उन्हें इस जानलेवा ठंड से बचा सकती थी। देख रही हो पार्वती बहन, गांव में कितनी ज्यादा ठंड पड़ रही है। हमारे पास तो बस थोड़ी सी लकड़ियां बची हैं। हम इसी को जलाकर इस ठंड से राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी तो हड्डियां तक कांप रही हैं। हम गरीब लोग इस ठंड में कैसे बचेंगे? भोला का तो दिल पत्थर का हो गया है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा शांता बहन। मेरे पास तो थोड़ी भी लकड़ियां नहीं बची थी, इसीलिए मैं तुम्हारे घर आग की गर्मी लेने आई हूँ। तुम्हें पता है शांता बहन, जब ठंड की शुरुआत हुई थी तब भोला ने लकड़ियों का दाम 50 रुपए किलो रखा था। लेकिन जब ठंड इतनी बढ़ चुकी है तो उसने दाम 100 रुपए किलो कर दिया है। वो सरासर हमें लूट रहा है। ये अन्याय है। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है बहन। हमने जंगल से सूखी लकड़ियां काटने का विचार किया था, लेकिन रात में ही बहुत तेज बारिश हो गई, जिसके कारण सारी सूखी लकड़ियां अब गीली हो गई हैं और जलने लायक नहीं बची हैं। ऐसा लगता है कि ईश्वर भी भोला के ही साथ है। हाँ बहन, अब हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। अब हमें अगर और लकड़ियां चाहिए तो हमें भोला से ही 100 रुपए किलो लकड़ियां खरीदनी पड़ेंगी, क्योंकि इस समय आग ही एकमात्र ऐसी चीज है जो हमें इस जानलेवा ठंड से बचा सकती है। हम लाचार हैं और भोला जानता है कि हमारी मजबूरी का फायदा कैसे उठाना है। फिर शांता और पार्वती मायूस और लाचार होकर बची खुची लकड़ियों से आग तापते हैं और अपनी किस्मत को कोसते हैं। दूसरी ओर भोला का लकड़ी बेचने का व्यापार बहुत ही अच्छा चल रहा था। सभी गांव वाले मजबूरी में उसी से सूखी लकड़ियां खरीद रहे थे और उसकी बहुत ही अच्छी आमदनी हो रही थी। धन के साथ साथ उसके अंदर घमंड और अहंकार भी आ गया था। वो खुद को गांव का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति समझने लगा था। बेटा बोला, मुझे बहुत तेज ठंड लग रही है। दया करके मुझे थोड़ी सी लकड़ियां दे दो। आग के बिना मैं मर जाऊंगी। मगर मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। मेरा बेटा भी पिछले साल ठंड से गुजर गया था। बस थोड़ा सा दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। माफ करिएगा अम्मा जी, मैंने खून पसीना एक करके ये लकड़ियां जंगल से काटी हैं। ये मेरा व्यापार है, इसीलिए मैं ये आपको मुफ्त में नहीं दे सकता। अगर आपके पास पैसा है तो लकड़ियां ले जाइए, वरना आप यहाँ से जा सकती हैं। यहाँ खड़े होकर मेरा समय बर्बाद ना करें, मेरे पास और भी ग्राहक हैं। नहीं बेटा, ऐसा मत कहो। मुझे बहुत तेज ठंड लगी है और मेरे पास गर्म कपड़े भी नहीं हैं। अगर तुम मुझे लकड़ियां नहीं दोगे तो शायद इस ठंड में मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगी। दया करके मुझे थोड़ी सी लकड़ियां दे दो। ऊपर वाला तुम्हें हमेशा खुश रखेगा और तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। तुम्हारे घर में लक्ष्मी बरसेगी। अरे अम्मा जी, ऊपर वाले ने मुझे ऐसे ही बहुत खुश रखा है। मुझे आपके मुफ्त की दुआओं की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको मुफ्त में लकड़ियां नहीं दूंगा। आप मेरा समय व्यर्थ ना गंवाएं। आप यहाँ से जा सकती हैं। अगर पैसा हो तो कल आइएगा।
बूढ़ी औरत बहुत ही निराश मन से और रोते हुए वहां से चले जाती है। भोला के पास पैसे के साथ साथ अहंकार भी आ गया था और उसे शायद यह पता नहीं था कि अहंकार ही इंसान के अंत का कारण होता है। अगले दिन सुबह भोला को किसी जरूरी काम से दूसरे गांव जाना था। सावित्री, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। मैं किसी जरूरी काम से आज दूसरे गांव जा रहा हूं। लकड़ी बेचने का काम तुम आज के लिए संभाल लेना और याद रहे, किसी को भी मुफ्त में एक भी लकड़ी का टुकड़ा मत देना। ग्राहक से पैसे लेने के बाद ही लकड़ी देना। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। आप लोगों पर इतना अत्याचार कर रहे हैं, मुझे ये बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है। आप मेरी बात मान लीजिए, लकड़ियों की कीमत कम कर दीजिए। हम अपनी बेटी चिंकी की कसम खाते हैं, अगर आप इसी तरह लोगों को लूटते रहें तो हमें बहुत बड़ी सजा मिलेगी। हमें इतना लालची नहीं बनना चाहिए। बस, मैंने तुम्हें क्या कहा? तुम्हें अपना दिमाग चलाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बस उतना ही करो जितना मैं कहता हूँ। मैं जितना बोलता हूँ बस तुम उतना ही करो, नहीं तो तुम जानती हो कि क्या होगा। अब मैं जा रहा हूँ और शाम तक वापस आऊंगा। मेरे पीछे कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अपने पति की ऐसी कड़वी बातें सुनकर सावित्री इसके आगे कुछ भी नहीं बोल पाती है, लेकिन वह मन ही मन समझ जाती है कि विनाश की घड़ी नजदीक है। इसके बाद भोला दूसरे गांव की ओर निकल जाता है। घर में अब सिर्फ सावित्री और उनकी बेटी चिंकी ही थी। माँ और बेटी घर के बाहर थोड़ी कम कीमत वाली लकड़ियों से आग जलाकर आग ताप रही थी, जो भोला ने खुद के लिए बचा कर रखी थी। चिंकी अपनी माँ के पास बैठी थी। अचानक जलते हुए अलाव से उड़ी एक छोटी सी चिंगारी घर के बाहर रखे सूखे लकड़ियों के भंडार पर जा गिरी। लकड़ियां बहुत सूखी थी और वे तुरंत ही भयंकर आग में बदल गई। आग इतनी तेजी से फैली कि उसने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। गांव में इतनी बड़ी आग लगी थी, लेकिन कोई भी गांव वाला आग बुझाने के लिए नहीं आया। भोला ने अपने लालच के कारण सब पर अत्याचार किया था और आज उसकी उसी करनी का फल उसे मिल रहा था। सावित्री अपनी बेटी को सुरक्षित देखकर राहत महसूस करती है, लेकिन घर को जलता देख उसका दिल टूट जाता है। आज जब उसे मदद की सबसे ज्यादा जरूरत थी तो वह बिल्कुल अकेली पड़ गई। कुछ घंटे बाद घर जलकर राख में बदल जाता है। भोला का सारा धन, उसका घर और उसका अहंकार सब कुछ जलकर मिट्टी हो गया। सावित्री और चिंकी ठंड में सिकुड़कर राख के ढेर के पास बैठी थी। शाम ढल चुकी थी। भोला दूसरे गांव से काम निपटाकर वापस लौटता है। जब वह दूर से अपने घर की जगह सिर्फ राख का ढेर देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये क्या है? ये मेरा घर है? नहीं हो सकता। सावित्री, चिंकी, तुम दोनों ठीक हो? सावित्री रोते हुए उसे सारी कहानी बताती है कि कैसे आग की एक चिंगारी ने उनके घर और पूरे भंडार को जलाकर राख कर दिया और कैसे गांव वालों में से कोई मदद के लिए नहीं आया। मैं और हमारी चिंकी तो बच गई, लेकिन हमारा घर, वो सारा भंडार सब जल गया। मैंने आपको समझाया था, आपने मेरी एक नहीं सुनी। आपने जो लालच किया, आज उसी ने हमें बेघर कर दिया। ये हमारे कर्मों का फल है भोला। ओह, ये मेरी गलती है। मेरा लालच, मेरा अहंकार सब कुछ ले गया। मैं कितना बड़ा पापी हूँ। अगर मैंने लोगों पर दया की होती तो आज गांव वाले हमें बचाने जरूर आते। मैंने अपने ही हाथों से अपना सब कुछ जला दिया। भोला को अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है। भोला की कहानी हमें यह सिखाती है कि लालच हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी राय कमेंट में बताएं। आपका साथ हमें और भी मजेदार और प्रेरणादायक कहानियां लाने की ताकत देता है, तो सब्सक्राइब करके हमें और ज्यादा मेहनत करने का हौसला दें। और हाँ, आप सब अपना नाम या गांव का नाम कहानी में बुलवाना चाहते हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपना नाम भेजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।